आपको बता दें कि अब हम बात करेंगे कोरोना ब्लास्ट की, क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 6000 से ज्यादा केस जो है वो सामने आए हैं। कोरोना से निपटने की तैयारियां लगातार तेज हो रही हैं और पूरे देश में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ये निर्देश दिए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बरतने और लोगों में अनावश्यक डर फैलने से रोकने के लिए कहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है। वहीं देश में आज कोविड के 6000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये पिछले 203 दिनों में कोविड संक्रमण में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने निर्देश दिए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है और पिछले 24 घंटे में देश भर में 6000 से ज्यादा केस जो है वो सामने आए हैं। तो 6000 से ज्यादा का एक केस है, लेकिन अब ऐसे में कहा कितने एक्टिव केस है वो आप जल्दी से समझ लीजिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर 3987 मामले जो है वो अभी तक सामने आ चुके हैं। केरल में 9422 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र केरल के बाद बात गुजरात की। गुजरात में 2142 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। इनके अलावा अगर कर्नाटक का हम जिक्र करें तो कर्नाटक में 1447 ये आंकड़ा है। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में यह आंकड़ा 1366 तक पहुंच चुका है और इसके बाद आंध्र प्रदेश में 124 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं कोविड के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 842 मामले अभी तक कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 203 तक पहुंच चुका है और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यह आंकड़ा 2060 के करीब पहुंच चुका है और दिल्ली के बाद ओडिशा में 429 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और ओडिशा के बाद राजस्थान का अगर आंकड़ा आपको हम बताएं तो राजस्थान में 294 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 323 की आंकड़ा है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की यहां पर बात कर ले तो हरियाणा में यह आंकड़ा 1132 तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश का हम जिक्र करेंगे। मध्य प्रदेश में 164 ये मामले पहुंच चुके हैं। वहीं बिहार में अभी संख्या कम है, बिहार में यह आंकड़ा 62 है। बिहार के बाद अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में फिर से ऊपर गिराव गया, 140 मामले कोविड के सामने अभी तक आ चुके हैं। वहीं पंजाब में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़कर के 486 पर पहुंच गया है, लेकिन असम सबसे सुरक्षित क्योंकि यहां पर अभी तक 2 केस सामने आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें असम के बाद तो जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 238 तक पहुंच चुका है और अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में 98 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड के बाद अगर हम यहां पर जिक्र करें झारखंड का तो झारखंड में यह आंकड़ा 60 तक पहुंच चुका है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 1933 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। गोवा में 872 और मिजोरम अभी तक एक मरीज वहां पर मिला है। पुडुचेरी में 145 और इसके अलावा अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में यह आंकड़ा 8 तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा साथ ही साथ आपको हम बताएं कि मणिपुर का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं जहां पर 8 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी अभिनव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए लगातार कोरोना से निपटने की तैयारियां जो है वो तेज हो रही हैं। राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अस्पतालों का क्या हाल, कितने तैयार डॉक्टर्स और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं कैसी देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल नीता, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो जो एक्टिव केसेस हैं वो 1000 से ज़्यादा और कल जो है लगभग 250 केसेस जो है 235 केस जो है वो उत्तर प्रदेश के में मिले हैं, जिसके बाद से जो है उत्तर प्रदेश सरकार और पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट पर हो चुका है। केंद्र से जो गाइडलाइन मिल रही है, केंद्र की से जो बैठक हुई थी कल स्वास्थ्य मंत्री के साथ से, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार बैठक ले रहे हैं। टीम 9 की बैठक मुख्यमंत्री खुद उन्होंने दी है और सभी स्वास्थ्य महकमे से लेकर संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों को सतर्क रहने को कह दिया गया है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक में ये बात पैनिक नहीं हो पाई है कि कोविड जो है वो लगातार फिर से पैर पसारा और 250 केसेस आप समझ सकती हैं अगर एक दिन में उत्तर प्रदेश में आए हैं और लगभग 1000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं तो ये गंभीर विषय है, क्योंकि इस आंकड़े को बढ़ते हुए जो है वो समय नहीं लगेगा। ऐसी सूरत में
जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको पूरी चाक चौबंद कर लेने के जो है निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाए कि वो भरपूर मात्रा में है, ताकि किसी भी प्रकार का जो पैनिक स्थिति हो जाती है उसमें फिर बाद में सरकार को पैनिक ना होना पड़े और सभी को जो है स्वास्थ्य है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो बूस्टर डोज है उसको लगाने की जो कार्रवाई है वो भी बूस्टर डोज लगाने की वो भी लगातार जो है लगा जा रहा है। और साथ ही साथ अब देखने को मिल रहा है, कल जब न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद से अब जो है ये उत्तर प्रदेश में एक अलर्ट की तरह से जो है घोषित तो नहीं किया गया, लेकिन सारे जो स्वास्थ्य महकमे हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स में बाकायदे निगरानी रखने को कहा गया है। और यही नहीं बल्कि अब जो है रैंडम जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो सर्दी जुकाम से जो भी पेशेंट आते हैं उनके जो है रैंडम उनके RT-PCR किया जाएगा, उनकी बाकायदे चेक किया जाएगा उनको, और उसके बाद जो है सिर्फ अस्पतालों में व्यवस्था कायम की जा रही है अभिनव पांडे, या फिर रेलवे स्टेशन की हम बात कर लें, बस स्टेशन की हम बात कर लें, क्या वहां पर भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं क्या वहां पर भी रैंडम टेस्टिंग जो है वो शुरू हुई कि नहीं हुई अभी तक? देखिए रेलवे स्टेशन पे कर दी गई है, लेकिन अगर बस स्टैंडों पे कहा जाए तो वहाँ पर अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है कि वहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। और इधर मैं बता दूं कि 3 दिन चूँकि गुड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे और संडे 3 दिन का छुट्टी है, ऐसे में लोग जो है बाहर आउट स्टेशन में विजिट कर घूमने के लिए, एक पर्यटक की जो है लोग घरों पर अपने जा रहे हैं, जो लखनऊ में सपोज काम करते हैं और उनके घर जो है अलग जिलों में हैं, वो लोग भी जो है छुट्टियाँ मनाने 3 दिन के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अब स्थिति और ज़्यादा हो सकती है अगर राज्य सरकारें अगर अलर्ट पर नहीं रहती, क्योंकि इसके बाद अब वेकेशन शुरू होंगे और वेकेशंस में जो हिल स्टेशन है या जो भी वेकेशन की स्थिति है वहां पर लोग जाएंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार को फिलहाल मैं बता दूं कि केंद्र सरकार से जो तालमेल है वो लगातार बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस बात को बहुत गंभीरता से लिए, क्योंकि कल जिस तरह से 235 केस जो है उत्तर प्रदेश में निकल कर आए हैं। बिल्कुल ठीक है अभिनव, आप नजर बनाए रखिए उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तैयार, कोविड के अगर मामले ज्यादा बढ़ते हैं या संख्या में इजाफा होता है। तो फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली से अहम खबर की। दिल्ली में आज बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में कर्नाटक चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। कर्नाटक में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में मंथन, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम मुंबई और BS येदियुरप्पा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अहम खबर, कर्नाटक में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में मंथन का दौर लगातार जारी है और आज मंथन करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जो हैं वो एक साथ एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें BS येदियुरप्पा भी इस बैठक में शामिल रहने की उम्मीद है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें जेपी नड्डा के घर के बाहर की आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि अहम बैठक होने जा रही है कर्नाटक चुनाव को लेकर। थोड़ी ही देर में दिल्ली से ये अहम तस्वीरें, जहां पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक थोड़ी देर में होने जा रही है और ये बैठक कर्नाटक चुनाव को लेकर होगी। कर्नाटक में टिकट बंटवारे पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम मुंबई और BS येदियुरप्पा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में आज बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक जो है वो होने जा रही है। और इस बैठक में थोड़ी देर में बस ये कर्नाटक चुनाव को लेकर अहम बैठक होगी। अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, सीएम मुंबई और BS येदियुरप्पा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।
तो इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। थोड़ी ही देर में उम्मीदवारों के चयन के आपको बता दें कि आसार जो है वो नजर आ रहे हैं कि आज बीजेपी का जो मंथन पिछले काफी दिन से चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव मॉडल को जो है वो अपनाया है और जिसके तहत 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 4 केंद्रीय मंत्री, 9 मंत्री, 11 सांसद और 13 विधायक को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और बीजेपी ने 97 पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया था। तो ये पूरा मॉडल जो है वो अमेरिकी मॉडल को अपना रही है बीजेपी। बता दें आपको कि पर्यवेक्षकों, स्थानीय नेताओं ने मतदान जो था वो किया था और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो लेकिन हालांकि जो मतदान हुआ था उसको पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था। गुप्त मतदान में अपना वोट वो डालते हुए नजर आए थे। उन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला और साथ ही साथ हर एक निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 150 पार्टी सदस्यों ने मतदान जो था वो किया था और सभी गुप्त मत पत्रों को बेंगलुरु में पार्टी कार्यालय में भेजा गया था। आपको याद होगा 1 और 2 अप्रैल की तारीख, जब 1 और 2 अप्रैल को कोर कमेटी की बैठक के नामों पर चर्चा जो थी वो की गई थी और फिर उसके बाद जब ये चर्चा हुई तो फिर राज्य चुनाव समिति ने नामों पर विचार विमर्श किया था कि आखिर वो कौन से नाम, कौन से चेहरे जिनके साथ आगे बढ़ा जा सके। हर विधानसभा से 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। हर एक विधानसभा से 3 नाम जो थे वो सामने लेकर के आए थे और शॉर्टलिस्ट जो किए गए नाम थे उन नामों की आला कमान से सिफारिश बाकायदा की गई थी। उन नामों को आगे बढ़ाया गया था आला कमान के पास। बता दें आपको कि आला कमान उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला लेगा क्योंकि 3-3 हर विधानसभा से नाम लिए गए हैं, लेकिन आखिरी फैसला आला कमान का होगा। जो भी आला कमान फैसला लेगा, जिनके नामों पर भी आला कमान जो है वो मोहर लगाएगा, उस नाम के साथ बीजेपी हर विधानसभा में टिकट का बंटवारा करेगी। तो चलिए एक और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। आपको बता दें कि जेपीसी गठन पर विपक्ष में विवाद जो है वो लगातार गिराता जा रहा है। अब जेपीसी का गठन नहीं होना चाहिए, ये कहना है शरद पवार का। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करे तो सही है। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच की मांग लगातार विपक्ष जो है वो कर रहा है, लेकिन इस बीच शरद पवार का ये जो बयान सामने आया है ये अपने आप में हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। साथ ही साथ कांग्रेस जो लगातार ये कह रही है कि पूरा विपक्ष एकजुट है इस पूरे मसले को लेकर और विपक्ष भी लगातार अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन ऐसे में शरद पवार के इस बयान ने इस पूरे मसले को जो विपक्ष एकजुट होकर उठा रहा है दूसरी तरफ मोड़ दिया है। क्योंकि शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से अडानी के बचाव में शरद पवार की सफाई आया है और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है। कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करे तो सही है। तो जेपीसी गठन पर विपक्ष में विवाद गहरा गया है क्योंकि आपको बता दें कि जेपीसी का गठन नहीं होना चाहिए, कहना है शरद पवार का। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।